साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है यूनिट 5 का मध्य प्रदेश एवं भारतीय राज्य व्यवस्था। तो पॉलिटी के और संविधान के किस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, उन प्रश्नों के बारे में आपको बताया जाएगा। देखिए, एग्जाम में जो पॉलिटी के प्रश्न है वो थोड़े अच्छे लेवल के देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है और इस वजह से प्रश्नों की संख्या भी बढ़ सकती है पॉलिटी के, और साथ ही साथ में प्रश्नों का लेवल भी बढ़ सकता है पॉलिटी की। तो बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है और ऐसे प्रश्नों को भी कवर करते हुए चलना है जो नए प्रश्न हैं, मतलब किस तरह से प्रश्नों को घुमा करके पूछा जा रहा है। तो ऐसे ही प्रश्नों को बेस बना करके हम ये वीडियो प्रैक्टिस वाली आपके लिए लेकर के आ गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। और आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 10 तक नंबर डाल लेने हैं और हर एक सही प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर देना है, गलत प्रश्न के लिए 0 नंबर देना है। लास्ट में कमेंट करके आपको बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, और जो भी नया फैक्ट आपको मिलता जा रहा है उसी प्रश्न के आगे आपको लिख लेना है। ये सारी चीजें आपको रिवीजन में बहुत मदद करेंगी। जैसा कि आपको पता है, अप्रैल आपका पूरा निकल गया है और लगभग आधी मई भी निकल गई है। अब बहुत कम समय बचा है आपके एग्जाम के लिए, तो तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 आपसे क्या पूछ रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष थे। तो अभी तक आपने प्रथम लोकसभा अध्यक्ष पढ़े होंगे, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष पढ़ी होंगी, लेकिन प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष नहीं पढ़े होंगे। लेकिन अब आपको ऐसे प्रश्नों को भी कवर करना है, क्योंकि यूपी पीसीएस ने ऐसे प्रश्नों को ही कवर किया है और यूपी पीसीएस यूपीएससी को एमपीपीएससी भी फॉलो करता है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। जीवी मावलंकर, मीरा कुमार, पी ए संगमा या फिर ओम बिरला। तो कौन है भारत के प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष? तो चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। सही आंसर सी है कि पी ए संगमा जो हैं वो भारत के प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो बाकी के ऑप्शन दिए हुए हैं, इनके बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए, तो पी ए संगमा वर्ष 1995 में प्रथम जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने थे। तो प्रथम जनजातीय केंद्रीय मंत्री कौन है, वो भी आपके पी ए संगमा हैं। और वर्ष 1996 में वे लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, बाकी अन्य ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो जीवी मावलंकर जो हैं वो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं, आपको पता ही होगा। मीरा कुमार जो है वो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं, ये भी आपको पता होगा। और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला साहब जो हैं वो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो सारी चीजें आपको एक ही प्रश्न में 4 से 5 प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 2, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? एमपी पॉलिटी का प्रश्न है, हर एक एंगल से हम कवर करते हुए चलेंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश की पॉलिटी हो, चाहे आपका भारत की पॉलिटी हो, संविधान हो, हर एंगल से यहां पर प्रश्नों को कवर करते हुए चलेंगे। ऑप्शन है उर्मिला सिंह, ऑप्शन बी है निर्मला बुच, ऑप्शन सी है शीतला सहाय, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सरोजनी सक्सेना। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि निर्मला बुच जो हैं वो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव निर्मला बुच थीं। वे मध्य प्रदेश की 18वीं मुख्य सचिव तथा पहली महिला मुख्य सचिव थीं। तो क्रम की बात करते हैं, तो क्रम में मध्य प्रदेश की 18वीं मुख्य सचिव कौन थी, तो वो आपकी निर्मला बुच थीं। और साथ ही साथ में पहली महिला मुख्य सचिव भी निर्मला बुच हैं। दोनों प्रश्नों को आपको याद रखना, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। जबकि सरोजनी सक्सेना की बात कर लेते हैं, तो प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो सरोजनी सक्सेना प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या होती है? ऑप्शन है 220, ऑप्शन बी है 230, ऑप्शन सी है 210 और ऑप्शन नंबर डी है 250। तो बताइए कि राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी होती है? इससे ज्यादा सदस्य संख्या नहीं हो सकती है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि 250 सदस्य संख्या बिल्कुल निश्चित है, फिक्स है राज्यसभा की। और ये कब तक रहेगी, तो 2026 तक ऐसे ही बनी रहने वाली। ठीक है, 2026 में पुनः जनगणना होगी और फिर उसके बाद में राज्यसभा की सीटों को बढ़ाया जाएगा, या फिर जो भी बढ़ाया जाएगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों सीटों को 2026 के बाद बढ़ाया जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। देखिए, तो राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या 250 है, जिसमें राज्य एवं संघीय क्षेत्रों से 238 लोगों को शामिल किया जाता है। यानी कि राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलाकर के 238 लोगों को शामिल किया जाता है। तो बाकी बचे 12, तो बाकी जो 12 लोग बचे हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। किस किस क्षेत्र से मनोनीत किया जाता है, तो आइए आपको उसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं। देखिए,
तो राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज, इन 4 क्षेत्रों से 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, देखिए वर्तमान राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जिसमें 229 सदस्य जो हैं वो राज्य विधानसभाओं से तथा 4 संघीय क्षेत्रों से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के कितने सदस्य हो गए? तो 245 सदस्य हो गए। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर जो है सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का जो है सदस्य बना दिया गया, वो किस आधार पर बना दिया? तो मेरे भाई वो कला वाले क्षेत्र में आ जाता है, जो भी खेल वगैरह होता है, खेल होता है, फिल्म होता है, ये कला वाले क्षेत्र में आ जाता है और कला से जो है राष्ट्रपति जो है नियुक्त कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। तो इस तरह से सचिन तेंदुलकर को कला क्षेत्र से राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। ठीक है, ये प्रश्न भी बन सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखिए तो प्रश्न नंबर 4 है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जब हमारा वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है वो कहीं चला जाता है या बीमार हो जाता है तो एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की आवश्यकता पड़ती है, तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का सीजेआई, राष्ट्रपति या फिर सीजेआई के परामर्श से राष्ट्रपति। तो बताइए कौन यहाँ पर नियुक्ति करेगा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की? तो किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है वो भी आपको बताते हैं। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए सही आंसर सी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 से होती है, ये भी आपको याद रखना है। इसी अनुच्छेद में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब कब? तो ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ, यानी बीमार हो गया हो या कहीं बाहर चला गया हो या फिर छुट्टी पर हो, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति स्वतंत्र है, किसी को भी वहां पर नियुक्त कर सकता है, किसी के परामर्श की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 मध्य प्रदेश राज्य व्यवस्था से है। निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में एक से अधिक बार शपथ नहीं ली है? यानी कि सिर्फ एक बार ही मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बना है, ऐसा इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है श्यामा चरण शुक्ला, ऑप्शन बी है उमा भारती, ऑप्शन सी है भगवत राव मंडलोई, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मोतीलाल वोरा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि कौन सिर्फ एक बार इनमें, इन चारों ऑप्शन में से कौन सिर्फ एक बार जो है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि उमा भारती जी जो हैं वो सिर्फ एक बार मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी हैं। बाकी के ये जो तीनों ऑप्शन है वो एक से अधिक बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। तो चलिए देखते हैं उमा भारती किस टाइम पर मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। देखिए तो उमा भारती भारतीय राजनेत्री हैं। देखिए राजनेता जो होता है उसे राजनेता कहा जाता है और जो महिला राजनेता होता है उसे राजनेत्री कहा जाता है। जी हाँ, आपको यहीं क्लियर कर लेना है, हिंदी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके एमपीपीएससी प्री में पूछे जाते हैं। ठीक है, जब आपका सीसेट वाले में हिंदी आती है उसमें। देखिए यह भारतीय जनता पार्टी से हैं, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। तो एक प्रश्न और क्लियर होता है, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो उमा भारती जो है वो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। इन्होंने 2003 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की और भाजपा की तरफ से बहुमत प्राप्त किया और मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और 2004 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो एक बार सिर्फ कौन बना है इनमें से? तो उमा भारती सिर्फ एक बार बनी है, बाकी के तीनों लोग जो हैं वो एक से अधिक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए तो प्रश्न नंबर 6, भारत में एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर सामान्य सिविल कोड यानी कि एक समान सिविल संहिता लागू है? ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये, अभी एनटीपीसी में 2 से 3 बार आया है, तो आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो एक समान सिविल संहिता भारत के कौन से राज्य में चालू है, यानी शुरू से ही चालू है? तो पूरी जानकारी आपको देंगे कि पुर्तगाल के समय से ही अभी तक चालू है और चेंज भी नहीं किया गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले, और इससे पहले हम आपको बता दें अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखते तो बहुत लोग हैं मगर लाइक नहीं करते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों करते हो आप लोग, है ना? तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी है नागालैंड। तो चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। सही आंसर बी, यानी कि गोवा राज्य में एक समान सिविल संहिता लागू है। आइए देखते हैं इस प्रश्न के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी। देखिए तो गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड, इंग्लिश में कहेंगे तो कॉमन सिविल कोड सीसीसी लागू है। यहां सभी नागरिकों के लिए 19वीं शताब्दी से ही जो पुर्तगीज सिविल कोड चला आ रहा है उसे परिवर्तित नहीं किया गया है। देखिए गोवा में पुर्तगाली लोग रहते थे, आपको पता ही है। ठीक है, तो जब वो छोड़ करके गए 19वीं सदी में तो उनके जो रूल्स और रेगुलेशन चलते थे, जो उनका सिविल कोड चलता था, तो भारत सरकार के द्वारा उसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई और एक समान सिविल संहिता जो है गोवा में अभी तक लागू है, जो पुर्तगाल के समय से ही लागू है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7,
तो भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? यानी कि जब भारत स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद पहली महिला मुख्यमंत्री किस राज्य की बनी थी, यही आपसे पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं ऑप्शन। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि उत्तर प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और विश्व की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो श्रीलंका की भंडारनायके हैं। और अगर भारत की बात करते हैं तो भारत के ऑप्शन अभी देख लेते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, कौन थी वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, तो सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है, किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की बनी थी। कब बनी थी? तो 1963 में उत्तर प्रदेश की राज्य की मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। साथ ही साथ में जो राज्यपाल है, पहली महिला राज्यपाल, वो भी उत्तर प्रदेश की बनी थी। क्या नाम था उनका? तो सरोजनी नायडू जो है वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, पहली महिला राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विश्व की पहली मुख्यमंत्री, तीनों चीज आपका इसी में क्लियर हो गया। डेट भी क्लियर हो गई, कब बनी थी? 1963 में बनी थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हम कहते हैं एक ही प्रश्न में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप कलेक्ट कीजिए। भले ही देखने में आपको ये 10 प्रश्न लगते हैं, लेकिन इन 10 प्रश्नों में कम से कम 40 प्रश्न छुपे हुए हैं। अब वो क्या मतलब हुआ कि हम आपको एक प्रश्न करा दें और टिक मार दें, फिर आगे टिक मार दें या फिर आगे कोई जानकारी नहीं दें? तो ऐसे तो हम 50 क्वेश्चन करा सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि अब जो एग्जाम पैटर्न बदल रहा है उसमें आपसे हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी पूछी जाती है। ज्यादा से ज्यादा जो प्रश्न आ रहे हैं ना, वो कथन वाले प्रश्न आ रहे हैं कि पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है। अब ऐसे प्रश्नों को आप टिक मार्क वाले प्रश्नों की प्रैक्टिस करके तो नहीं कर सकते हैं ना। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए उस प्रश्न के बारे में। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिए, और हम ऐसा ही काम दोनों में करते हैं, यानी जो हमारी सुबह करंट अफेयर वाली वीडियो आती है 7:30 बजे, उसमें भी हम आपको पूरी डिटेल में जानकारी देते हैं। और वो वीडियो बिल्कुल एनिमेशन वाली होती है, यानी उसमें फोटो भी आपको दिखाई देती है, बाकायदा स्लाइड व्लाइड बनी रहती है। ठीक है ना। अब इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए इसकी जो है नॉर्मल आपके लिए वीडियो लेकर के आते हैं। लेकिन करंट अफेयर वाली वीडियो जो है वो बिल्कुल एनिमेशन आधारित होती है, फोटो भी आपको दिखाई देती है। रोज सुबह अपलोड करते हैं, जाकर के जरूर देखिए, क्योंकि करंट अफेयर सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और आपके एमपीपीएससी के जो यूनिट 8 है, जिसमें आपके करंट अफेयर ही पूछी जाती है, वो आपकी वहां से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए एमपी पॉलिटी का प्रश्न आ गया। मध्य प्रदेश की किस इमारत को वास्तुकला के लिए आगा खां पुरस्कार दिया जा चुका है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है शौर्य स्मारक, ऑप्शन बी है वल्लभ भवन, ऑप्शन सी है विधान भवन या फिर ऑप्शन नंबर डी है ताज उल मस्जिद। तो किसे यहां पर आगा खां पुरस्कार दिया जा चुका है? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि विधान भवन को जो है वो आगा खां पुरस्कार दिया जा चुका है। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो मध्य प्रदेश के विधान भवन जो कि आपका भोपाल में है, वास्तुकला क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध आगा खां अवार्ड मिल चुका है। तो विश्व में प्रसिद्ध है आगा खां का अवार्ड जो है वो मध्य प्रदेश के विधान भवन को दिया जा चुका है। अब देखिए, मध्य प्रदेश विधान भवन की वास्तुकला भारतीय संस्कृति की परंपराओं एवं आधुनिक तकनीकी तथा का सुंदर समन्वय है, यानी कि टेक्नोलॉजी भी उसमें लगी हुई है और भारत की जो परंपराएं हैं उसको भी उसमें दिखाया गया है। ठीक है, इस भवन में प्रवेश हेतु 7 द्वार हैं। तो ये प्रश्न बना था, पटवारी में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश विधान भवन में कुल कितने द्वार हैं? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश विधान भवन में कुल 7 द्वार हैं और इसे आगा खां पुरस्कार जो है दिया जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा समाप्ति की विवेचना की गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 70, ऑप्शन बी अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी अनुच्छेद 74 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 75। तो मंत्रिपरिषद के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया कि मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, और यही इसी अनुच्छेद में बताया कि मंत्रिपरिषद को समाप्त भी किया जाएगा। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी की अनुच्छेद 75, यानी कि अनुच्छेद 75 में यह बताया गया है कि मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा और उसकी समाप्ति भी इसी अनुच्छेद में बताया गया है। आइए देखते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं समाप्ति की विवेचना करता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ये आपका 75(1) में बताया गया। ठीक है, तो ये तो आपकी नियुक्ति हो गई। अब समाप्ति की भी बात कर लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 75(2) के अनुसार यह सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक मंत्रिपरिषद काम करती रहेगी। ठीक है, तो आपका अनुच्छेद 75(2) में यह बताया गया कि जो है मंत्रिपरिषद की समाप्ति कैसे की जा सकती है, कौन समाप्ति करेगा। तो ये 75(2) में बताया और नियुक्ति 75(1) में बताई। ठीक है, दोनों प्रश्न आपके क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी अनुच्छेद 123, ऑप्शन सी अनुच्छेद 200 या फिर ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 356। तो किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी करता है? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि अनुच्छेद 123 123 के अनुसार जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए,
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। देखिए, इसे संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन के सत्र में ना होने पर जारी किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। मान लीजिए लोकसभा काम कर रही है, राज्यसभा काम नहीं कर रही है और कोई आपको बिल पास करवाना है तो उसका अध्यादेश बना करके राष्ट्रपति जारी कर देगा। ठीक है, अब देखिए, इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान ही होता है। यानी कि राष्ट्रपति महामहिम ने कह दिया तो बात भाई बिल्कुल पक्की है, उसको कोई काट नहीं सकता है। ठीक है, तो कानून के समान ही होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस भी ले सकता है। अब राष्ट्रपति अगर जारी कर रहा है, फिर राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं ये तो गलती हो गई, तो राष्ट्रपति उसे वापस भी ले सकता है। ठीक है, तो ये दोनों शक्तियां राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 से प्रदान की गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जिसकी हम बात कर रहे थे आपसे, 18 मई करंट अफेयर आज हमने अपलोड कर दी है। ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें हम आपको कराते हैं। आपका जो यूनिट 8 है वो यहीं से कवर होता चलेगा। यूनिट 8 में आपसे करंट अफेयर पूछा जाता है। अब देखिए, उसमें हम क्या क्या कवर करते हैं सुबह वाली वीडियो में। तो देखिए, करंट अफेयर के 10 प्रश्न कवर करते हैं, जो कि आपका करंट अफेयर अभी हाल फिलहाल के दिनों में चल रही है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। उसके बाद मध्य प्रदेश करंट अफेयर के 5 प्रमुख प्रश्नों को कवर करते हैं, जिसमें पूरी डिटेल में आपको जानकारी देते हैं, फोटो के साथ में, एनिमेशन के साथ में, तो सारी चीजें आपको याद हो जाती हैं। उसके तुरंत बाद हम स्टैटिक जीके के प्रश्नों को कवर करते हैं, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। करंट से बनने वाले स्टैटिक जीके या फिर अदर जो स्टैटिक जीके होते हैं जो परीक्षाओं में आए हुए हैं, उनको कवर करते हैं। उसके बाद हम पिछले दिन का जो है रिवीजन करा देते हैं 5 प्रश्नों का। तो इस तरह से हम पूरा एक 360 डिग्री एंगल से आपका करंट अफेयर और जीके को कवर कर लेते हैं सुबह वाली 7:30 बजे वाली वीडियो में। तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, आपके सभी यूनिट को कवर करेगी, क्योंकि सभी यूनिट से जो करंट के प्रश्न बन रहे हैं वो हम आपके लिए सुबह 7:30 बजे लेकर के आते हैं। तो आज भी हमने अपलोड की है, जाकर के जरूर देखिएगा, आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसे हम कहते हैं अति महत्वपूर्ण। जी हाँ, अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर की वीडियो देखना आपके लिए सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। अगर आप एमपीपीएससी देंगे, उसके बाद आपको एमपीएसआई भी देना होगा, तो एमपीएसआई के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं और एमपी के करंट के भी प्रश्न यहाँ पर उसी में ही समाहित रहते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए और बिल्कुल मतलब तैयारी के साथ में एकदम लग जाइए, क्योंकि अब समय बचा नहीं है आपके पास में। ठीक है, और पुरानी जितनी भी प्रैक्टिस सेट है उन सारे प्रैक्टिस सेट को लगाइए। चैनल के अंदर जाएंगे तो प्लेलिस्ट अलग से बना करके रखी हुई है, ऑल यूनिट एमपीपीएससी प्लेलिस्ट। ठीक है, उसके बाद उसी में यूनिट 9 की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक भी दी है, और आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर के सर्च कर सकते हैं सक्सेस जंक्शन, वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी और पुरानी सारी वीडियो भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप 360 डिग्री एंगल से आप भी तैयारियां शुरू कर दीजिए, समय नहीं बचा है। अगर आपको एमपीपीएससी इस बार क्वालिफाई करना है, ठीक है, और आपको एक जॉब लेनी है, तो फिर आप तैयारियां प्रारंभ कर दीजिए। और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और डेली हम हर एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, हर एक यूनिट का। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे वाली करंट अफेयर की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।